हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। आज की क्लास को भी 6:30 बजे हमने इसीलिए रखा, लंबी खींचेंगे, 8 सवा 8 तक पढ़ेंगे। जितना लेट शुरू हुई है उतना ही लेट छोड़ेंगे, तो कॉपी पेन उठा लीजिए। आपको रिलैक्स भी मिल गया क्योंकि अभी अभी जस्ट आप एक क्लास से फ्री हुए थे, तो थोड़ा ब्रेक भी जरूरी था। तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं गणित की इस क्लास में। और आज की क्लास में बहुत कुछ अच्छी चीजें जानेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। उससे पहले जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तब तक कुछ शुरुआत करते हैं कुछ छोटे मोटे सवालों से। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जो रेट होती है वो क्या होती है, वो होती है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, ठीक है। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? हम रेट कहते हैं। यानी कि जो रेट आर है वो एसआई ही है, बस 100 पर एक साल में। तो हमने एसआई का फॉर्मूला भी आपको यहाँ से बनाना बताया था कि पी आर टी बटे 100 होता है। यानी जो एसआई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के और टाइम के। इतनी सी बात हमने कही थी कि अगर आप प्रिंसिपल को दुगना करेंगे तो एसआई दुगनी हो जाएगी, आप रेट को दुगना करेंगे तो एसआई दुगनी हो जाएगी, आप टाइम को दुगना करेंगे तो दुगनी हो जाएगी। एक सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे, बहुत छोटा सा। ऐसे दो सवाल करेंगे हम। पहला सवाल, ऐसा सवाल हमने पिछली क्लास में सीखा भी था। ये कह रहा है कि 2600 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता? ये बताना, जल्दी से उत्तर बताएंगे। आपके पास 10 सेकंड है। देखिए, अब अगर रेट 1% ज्यादा है, इस बात का मतलब क्या है? रेट अगर 1% ज्यादा है, इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब है कि अगर रेट 1% मोर है तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए पर एक साल में 1 रुपया ज्यादा ब्याज मिलेगी, 1 रुपया मोर मिलेगा, कह सकते हैं। पिछली क्लास में बताया था लास्ट में, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि अगर रेट 1% ज्यादा है, इसका मतलब 100 रुपए पर एक साल में 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। अब बात है 2600 की, बात है 2600 की। 2600 पे एक साल में कितना ज्यादा मिलेगा? तो आप कहेंगे 26 ज्यादा मिलेगा, 26 रुपए मोर मिलेगा। अगर 26 रुपए मोर है, अगर 26 रुपए मोर है तो 4 साल में कितना ज्यादा मिलेगा? तो आप कहेंगे 4 साल में 26 दूनी 52 दूनी 104 रुपए मोर मिलेगा, 104 रुपए मोर मिलेगा। 2600 पर एक साल में 26 रुपए ज्यादा मिलेगा, 2600 पर 4 साल में 104 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब कितना मिलेगा? 9। तो आप बोलेंगे कि जी 3750 मिलता था पहले, अब 104 और ज्यादा मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? 3854 मिलेगा। यही आंसर है। क्या किसी बच्चे का आ रहा था ये आंसर? क्या आप में से किसी का ये आंसर आ रहा था? 2600 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 हो गए। अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता? ब्याज की दर 1% अधिक होने का मतलब है 100 पर एक साल में 1 रुपया ज्यादा मिलना, 2600 पर एक साल में 26 रुपए ज्यादा मिलना, 4 साल में 26 गुणा 4 104 रुपए ज्यादा मिलना। कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो कह सकता है, बता सकता है। बाकी मुझसे बदतमीजी मत करना। अच्छे अच्छे को नानी याद दिला दी है मैंने। अच्छे अच्छों ने पानी भरा मेरे सामने।
एक सवाल है सामने स्क्रीन पे, ये सवाल हमने पिछली क्लास में भी किया था, तो मैं RW में दे रहा हूं। अगला सवाल देख लीजिए। अमित कुमार मील कह रहे हैं पहली क्लास लाइव अटेंड कर रहा हूं। बहुत बढ़िया अमित कुमार मील। साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा? साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नई राशि क्या होगी? बोले भाई। अगर रेट 1% घटा दी जाए, यानी रेट 1% कम है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पर ब्याज 1 रुपया कम मिलेगा। 100 रुपए पर ब्याज 1 रुपया कम मिलेगा। 100 रुपए पर ब्याज 1 रुपया कम मिलेगा। अगर 100 पे 1 रुपया कम मिलेगा तो 2200 पे कितना मिलेगा? 22 रुपए कम मिलेंगे। 3 सालों में कितना कम मिलेगा? ये 1 साल का मामला है। 3 साल में कितना कम मिलेगा? 66 कम मिलेगा। तो इन्होंने नया ब्याज मूल्य पूछा है, तो मैं पहले पूछता हूँ आपसे कि पहले कितनी ब्याज मिल रही थी, तो आप कहेंगे जी 452 ब्याज मिल रही थी पहले। 2200 अगर 2652 हो रहा था तो ब्याज 452 मिल रही थी। अब ब्याज 66 कम मिलेगी, यानी कि नया ब्याज मूल्य क्या होगा? किसी को डाउट है तो बताओ। क्या सबका 386 आ रहा था? क्या किसी का आ रहा था 386? रविपाल, सचिन, एकता सिंह का आ रहा है। कमाल कर दिया एकता ने तो। और क्या तारीफ करूं एकता की, उतनी ही कम है। भगवान ऐसी एकता सबको दे, सबको दे जी, सबको दे, भर भर के दे, भर भर के दे। सर वो मेरा काट कर चली गई, मुझे दुख झेल नहीं पा रहा, मैं कल सैड हूँ। झेल लो, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी, हर चीज की आदत हो जाएगी। पहले उसकी आदत हो गई थी, अब उसके बिना जीने की आदत हो जाएगी। सब आदत का खेल है, कोई किसी के बिना नहीं मरता साहब। चलो अगले तरीके का एक सवाल देखने जा रहे हैं, और इसको दो तरीके से जानेंगे। पहले सवाल पढ़ लीजिए, क्या है सवाल। सवाल कह रहा है कि सम ऑफ रुपीज 5000 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट फर्स्ट पार्ट इज 4% per annum and second part at 5% per annum. If total interest received after 2 years is rupees 440, find the sum lent at 4% and 5%. दो तरीके से इस सवाल को करेंगे। हार्दिक का देखना क्या समस्या है। हार्दिक की अच्छा लड़का लगता है मुझे तो हार्दिक। देखिए 5000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा है। देखिए मैं एक तो आपको नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ बहुत प्यार से, कि जैसे 5000 रुपए को आपने 4% पे भी दिया है और आपने 5% पे भी दिया है, यानी 4% प्लस 1%। अलग से लिख लें, चलेगा? आपसे अगर मैं पूछूं कि ये अगर 4% 5000 का होता तो 5000 का 4% 200 रुपये ब्याज आते।
आपको पता है कि 2 साल में अगर 440 रुपए ब्याज आ रही है तो 1 साल में कितनी आ रही है? 220। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज हम सोच के चल रहे थे 200, वो 220 मिली है, यानी 20 एक्स्ट्रा क्यों मिली है आप बता सकते हैं? 4% तो 200 था ही, ये जो 1% है ये 20 है, यानी ये जो कोई अमाउंट यहाँ पर है उसका 1% 20 है, तो उसका 100% कितना होगा? 2000, क्योंकि 2000 का ही 1% 20 हो सकता है, यानी ये वाला अमाउंट 2000 है, तो फिर बचा ये वाला अमाउंट कितना होगा? 3000। यही आंसर है। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग मेथड। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग मेथड। सबको समझ आ गया? मैंने क्या कहा? 5000 को मैंने 4% पे दिया है, 5000 को मैंने 5% पे दिया है, 5000 को 4% पे, 5000 को 5% पे, तो 4% और 4% मिला के टोटल 5000 का 200 रुपए ब्याज बनती है, लेकिन ब्याज मिली है 1 साल में 220, 20 ज्यादा मिली है। 20 ज्यादा क्यों मिली है? क्योंकि ये जो अमाउंट है उसका 1% एक्स्ट्रा है, उसका 1% 20 है, तो 100% 2000 हो गया, यानी 5% वाला जो है वो मैंने 2000 रुपए दिए, तो बचा हुआ 4% 3000 एक तरीका। इसके अलावा हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं इसमें। कैसे? मैंने कहा कि 4% पे पूरा पैसा देता तो 200 रुपए ब्याज आते, 5% पे पूरा पैसा देता तो 250 रुपए ब्याज आते, लेकिन ब्याज कितनी आई है? 220। 250 में से 220 गए 30, 220 में से 200 गए 20, तो 30:20। 30:20। 30:20 का मतलब ही है 3:2, तो 3000 और 2000। ऐसे एलिगेशन से भी निकाल सकते थे। जो तरीका आपको ठीक लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा एक सवाल होमवर्क में दूंगा, आगे अगर और मुश्किल डेटा पे सवाल आएगा तो दोबारा पूछेंगे, ठीक है? अभी यहाँ तक समझ आ गया सबको? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको कोई बात ना समझ आई हो? क्योंकि मैं अब आगे के टाइपों पे भी बढ़ूंगा। आज थोड़ा सा कई तरीके के टाइप खत्म करेंगे, जैसे एक ये खत्म किया। एक बार मेरा भी नाम ले लीजिए आप, मैं मिलना चाहता हूँ सिलेक्शन के बाद। सतीश प्रजापति जी, आपका नाम लिया है और भगवान करे आप बहुत आगे जाएं जीवन में। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है 200 कैसे आया सर? देखिए 5000 का 4% 200 होगा। 5000 का 4% कैसे निकलेगा? 5000 गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 चौका 200, तो 5000 का 4% कितना आ जाएगा? 200। बात क्लियर है? चलिए एक सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, फिर मैं एक टाइप बताऊंगा। इसकी फोटो खींच लीजिए। होमवर्क में करना है आपको ये सवाल। आंसर बता देता हूँ, 3500 और 2500। आंसर क्या होगा? 3500 और 2500। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना है और बहुत अच्छे से समझना भी है इस कॉन्सेप्ट को। मान लेते हैं कि कोई पी रुपया है और पी रुपये को मैंने R1 और T1 की रेट से उठा दिया, या R2 और T2 समय के लिए उठा दिया, या R3 और T3 समय के लिए उठा दिया। 3 4 कुछ भी हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूं, एक बच्चा पूछ रहा है एलिगेशन कब लगाते हैं? एलिगेशन इज द मेथड ऑफ एवरेज। जब दो चीजों का एवरेज की बात की हो, कुछ पैसा किसी रेट पे फेंक दिया, कुछ पैसा किसी रेट पे फेंक दिया, ओवरऑल ब्याज दे दिया, यानी दो चीजों का एवरेज दे दिया, तो यू कैन अप्लाई एलिगेशन, ठीक है? अब आपने देखा ये R1 T1, देखिए मैं यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट
from all three parts, simple interest from all three parts are equal. कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल, तीनों पार्ट से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तीनों पार्ट से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल। तो सिंपल इंटरेस्ट निकलती कैसे, वो निकलती है जी P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 R3 T3 बटे 100। ये कह सकता है P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 R3 T3 बटे 100। अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसका कल CHSL का एग्जाम हो? कोई ऐसा है आप में से कि जिसका CHSL का एग्जाम हो? कोई भी बच्चा ऐसा है? है, ठीक है। तो चलिए यहां से अगर मैं इसको बराबर में K मान लूं या कुछ भी मान लूं, तो आप देखेंगे पहले तो 100 से 100 कट गया, यानी कि P1 और P2 और P3 के अनुपात की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे जी K अपॉन R1 T1 आएगा, K तो कट जाएगा, कितना आएगा 1 बटे R1 T1 1 बटे R2 T2 1 बटे R3 T3। ये तीन पार्ट के लिए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब मैं एक बात यहाँ पे छोटी सी ऐड ऑन करना चाहूंगा, छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज कहूँ कि P1 और P2 का अनुपात क्या होगा, तो आप कह देंगे जी 1 बटे R1 T1 अनुपात 1 बटे R2 T2 बराबर R2 T2 रेशियो R1 T1। R2 T2 रेशियो R1 T1, P1 P2 का अनुपात क्या होगा R2 T2 रेशियो R1 T1, ठीक है, R2 T2 रेशियो R1 T1 ये होगा। अगर कोई ये कह दे कि इफ टाइम इज इक्वल, इफ टाइम इज सेम, उसका भी 2 साल उसका भी 2 साल इज सेम, तब क्या होगा P1 P2 का रेशियो कितना आ जाएगा उस केस में R2 रेशियो R1। ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लीजिए, पूरा अच्छे से लिख लीजिए, नहीं तो गांठें भी मैं तोड़ सकता हूं। अभी दो कॉन्सेप्ट लिखने पे दोनों पे सवाल करेंगे, मजा आएगा बहुत। सर हॉरिजेंटल स्क्रीन करने पर ऊपर की एक लाइन नहीं शो होती, तो आपको करनी नहीं है ना हॉरिजेंटल स्क्रीन, क्यों कर रहे हो भाई? अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसी में लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल थ्री सम आर इक्वल। अगर अमाउंट इक्वल है तीनों सम से, तो अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जी अमाउंट ए बराबर होता है P प्लस SI, ये होता है अमाउंट, P प्लस SI होता है अमाउंट। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे
कि अमाउंट अगर इक्वल है तो P1 प्लस P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P2 प्लस P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 प्लस P3 R3 T3 बटे 100। कह सकते हैं कि नहीं? CHSL में नहीं होगा फिर CGL कैसे निकालेंगे? बहुत घबराहट हो रही है सर। सौदरिया में तुम्हारा इलाज करता हूँ, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से P1 कॉमन ले लिया, 100 प्लस R1 T1 बटे 100 बराबर P2 कॉमन ले लिया, 100 प्लस R2 T2 बटे 100 बराबर P3 100 प्लस R3 T3 बटे 100। कह सकते हैं इसको भी जब आप की मान लेंगे, 100 से 100 कट गया, जब आप के मान लेंगे तो P1 P2 P3 का अनुपात क्या होगा, P1 P2 और P3 का अनुपात क्या होगा, 1/100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2 1/100 प्लस R3 T3। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना होगा। सर आप बोल दीजिए कि मैं इसी घबराहट से दूर हो गया। अरे सौदरिया सब हो जाएगा भाई, डोंट वरी, परेशान मत हो बेटा। पहले पढ़ता नहीं था तो कंफ्यूजन नहीं होती थी, अब पढ़ रहा हूं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ओमकार वाह। पहले लड़की नहीं थी जीवन में तो प्यार नहीं होता था, अब लड़की आई है जीवन में तो प्यार प्यार में ही टाइम वेस्ट हो रहा है इसका। वाह। अच्छा एक पॉइंट थर्ड और लिख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट और लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। फोर्थ भी हो सकता था बट मैं फोर्थ पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, उसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम all three sum are in the ratio, are in the ratio A1 रेशियो A2 रेशियो A3। अमाउंट इक्वल नहीं है, A1 A2 A3 के रेशियो में दे दिया। किस में दे दिया, A1 A2 A3 के रेशियो में दे दिया। इसका मतलब क्या है, अब क्या होगा, जैसे आप कह सकते हैं कि जी A1 बराबर होगा P1 और 100 प्लस R1 T1 बटे 100। ऐसे A2 बराबर P2 100 प्लस R2 T2 बटे 100। A3 बराबर P3 100 प्लस R3 T3 बटे 100। ठीक है, तो अब हम यहाँ से P1 P2 P3 का अगर रेशियो पूछें तो P1 P2 और P3 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा A1 बटे 100 प्लस R1 T1 A2 बटे 100 प्लस R2 T2 A3 बटे 100 प्लस R3 T3। ये लिख लीजिए अलग से। आपने बहुत पढ़े हैं बट ये वाला नहीं पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है।
सर 10-12 एंड अभी तक के मैथ्स टीचर मुझे हमेशा अच्छे मिले हैं। रंजन हम क्या बुरे हैं बे? चुपचाप से लिख लो तीनों बातें। हम क्या बुरे हैं रंजन के बच्चे, बच्चों के रंजन, घिस मेरे मंजन। देख लो 3 पॉइंट बताए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आपने पी को बांट दिया R1 T1 R2 T2 R3 T3 पे दे दिया उधार, कैसे कैसे दिया है वो भी लिख लो। ये जो दिया है ये P1 दिया है, ये जो दिया है वो P2 दिया है, ये जो दिया है वो P3 दिया है। P को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, P1 P2 P3। P1 को R1 और T1 के हिसाब से R1 रेट T1 टाइम के लिए, P2 को R2 रेट T2 टाइम के लिए, P3 को R3 रेट T3 टाइम के लिए दिया है। बात खत्म। अगर कोई डाउट है तो बताओ। मनोज कुमार, चलिए। तो पहले तो मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है तो P1 P2 का अनुपात जो होगा है P3 का वो 1/R1 T1। देखिए अब इसमें हम काफी सारे सवाल करेंगे। आप पहले एक ये छोटा सा सवाल देखिए, छोटे सवाल फिर बहुत करेंगे इस पे सवाल, मतलब दिल खोल के करेंगे। मैं चाहता हूं मुश्किल कठिन सब करें, आप काफी करें। जी आयुष, डरने की कोई बात ही नहीं है दोस्त। देखो भाई, अब तीनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तीनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो क्या होगा? P1 P2 और P3 1/R1 T1, जैसा कि मैंने बताया था। तो 1/R1 T1 5 × 6, 1/4 × 5, 1/10 × 4, कितना हो गया जी? 1/30, 1/20, 1/40। जीरो से जीरो कट गए। अगर मैं 12 एलसीएम लूंगा तो 3 चौक 12, 2 छेक के 12, 4 तिया 12। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो अनुपात जिसमें बांटा है 13,000 को, वो 4 6 3 आ गया। 4 6 और 3, यानी टोटल कितना है? आप कहेंगे 13, और 13 की वैल्यू सवाल में 13,000। 13 की वैल्यू 13,000 है तो 4 की कितनी होगी? 4 की। 6 की कितनी होगी? 6 के। 3 की कितनी होगी? 3 की। ये आंसर है। क्या सबका नहीं आया था ये उत्तर? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 4 6 3 के सबका नहीं आया था उत्तर? माधुरी, सर आप बहुत हॉट हो। इतने टाइम में भी 42 की एज में समर सीजन फेल है आपके सामने। विक्की, अगर तुमने मेरी उम्र डिस्क्लोज करने का यहाँ पे नाटक किया तो अच्छा नहीं होगा। कि इस क्लास की लड़कियों को अगर मेरी उम्र बताने की कोशिश की विक्की तो अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी भी तरीके से मेरी उम्र को मतलब डिस्क्लोज किया जाए या क्लोज डिस किया जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखो, एक अगला सवाल करेंगे, फिर हम पेपर में आए हुए सवाल पे फोकस करेंगे। एक छोटा सा सवाल करके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर हम पेपर में आए हुए सवाल करेंगे, अच्छा रहेगा।
देखो 24,000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की रेट से 5 साल के लिए, दूसरे को 4% की रेट से 5 साल के लिए, तो तीसरे को 5% की रेट से 20 साल के लिए दिया। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, इसका मतलब है अमाउंट बराबर है, अमाउंट इक्वल है। यार कहते हैं कि जो लोग बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं, टेंशन नहीं लेते, उनको हार्ट अटैक नहीं आता, बट सतीश कौशिक जी तो कल की फोटो में भी मुस्कुरा रहे हैं, होली खेलते हुए मुस्कुरा रहे हैं, वो हमेशा ही मुस्कुराते थे, उनको हार्ट अटैक कैसे आ गया? देखो देखो भाई, अब P1 P2 P3 का अनुपात क्या होगा ये निकाल लेते हैं। P1 P2 और P3 का 1/100 प्लस R1 T1 का मतलब क्या है? 10 पंजे 50, 10 गुणा 5 कर देते हैं, 1/100 प्लस 4 गुणा 5, 1/100 प्लस 5 गुणा 20। तो मैंने देखा ये कितना आ रहा है, 1/150, 1/120, 1/200। जीरो से जीरो कट भी रही है, अगर 60 एलसीएम ले लें तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। जो अनुपात आ गया P1 P2 P3 का, वो कितना आ गया? 4:5:3, 4:5:3। अगर 4:5:3 अनुपात है तो टोटल कितना हो गया? ये 12, टोटल है 12। हेलो, कब से नहीं आ रही वॉइस? देखो भाई, P1 P2 P3 का अनुपात क्या होगा? इन्होंने कहा था तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, तो 1/100 प्लस 10 गुणा 5, 100 प्लस R1 T1, 1/100 प्लस R2 T2, 1/100 प्लस R3 T3। अनुपात आ गया 1/150, 1/120, 200। जीरो से जीरो कट गई, 60 एलसीएम ले लिया, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 4:5:3। तो ये टोटल कितना आ गया? 12। और 12 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 24 के, यानी कि एक की 2 के है, तो 4 की 8 के, 5 की 10 के, 3 की 6 के, 8 के 10 के 6 के, ये उत्तर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ पेपर में आए हुए सवाल हम करें, हमारा सर ऋचा जी बहुत याद आ रही हैं। ऋचा एक बार बात कर लो सब लड़कों से, सबको अच्छे से बात कर लो प्यार से। चलो भाई, अब मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं, अच्छे सवाल। पेपर में आए हुए सवाल करेंगे जितना अभी तक पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे।
सर 100 क्यों ऐड किया है? क्योंकि 100 प्लस R1 T1 पढ़ाया था ना, बच्चों जैसी बात करते हो, बताया था ना कि P1 और P2 और P3 का अनुपात 1/100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2 होगा। 100 कैसे ऐड किया है आपको नहीं पता चला था? 100 कैसे ऐड किया है? पढ़ना तो है नहीं, दिमाग उठा के नहीं चलते, बस मुंह उठा के चलते हैं। जैसे कि P1 था प्लस P1 R1 T1/100 था, तो मैंने क्या किया था, P1 कॉमन लिया था, तो ये हो गया था 1 प्लस R1 T1/100। फिर मैंने 100 अंदर एलसीएम ले लिया था, तो ये आ गया था 100 प्लस R1 T1, और P1 बाहर था, तो जब ये उधर गया था तो 100 प्लस R1 T1 रेशियो बन गया था। खुद से क्यों पढ़ेंगे, दिमाग क्यों लगाएंगे? पैदल है ना, तो जानता हूं क्या है पैदल। कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज दर प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो देखिए, अगर राशि समान ब्याज प्राप्त होता है, साफ साफ दिया समान ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, तो हमने कहा था कि बेटा बेटी और पत्नी, बेटा बेटी और पत्नी, बेटा बेटी और पत्नी। ठीक है भाई, तो मैंने कहा समान ब्याज प्राप्त होता है तो 1/, अब आपको पता है कि R1 T1 जैसे हम लिखते हैं और R1 R2 R3 सब बराबर हैं, और जब ये बराबर हैं सब तो कट जाएंगे आपस में, तो केवल क्या रह जाएगा, 1/, इसका टाइम 1/, इसका टाइम 1/, इसका टाइम, तो कितना आ जाएगा, 3, 4, 5 यानी 1/3। एलसीएम ले लिया मैंने 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 में पंजे 60, अनुपात ये आ गया। इन्होंने पत्नी के लिए पूछा है, यानी लास्ट वाला पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 47, और 47 की वैल्यू सवाल में 105750 है। एक की कितनी होगी, 47 दूनी 94, 6 और 5 11, 17 बचा, 47 दूनी फिर 94, 17 और 6 23 बचा, 23 और 5 235 हो जाएगा, और 235 का मतलब 5 बार कटेगा, तो एक की वैल्यू 2250 आ रही है। एक की 2250 है, तो पत्नी का अमाउंट पूछा है, कितना हो जाएगा, 2250 से गुणा करके 4500 छिक्के 270, ये आंसर है। क्या आप सबका निकल पाया था? क्या आप सबका निकल पाया था उत्तर? क्या कोई ऐसा बच्चा था जो निकाल पाया था उत्तर? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दो। चलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप खुद देखिए कि पेपर में कितने कितने तरीके के सवाल, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पे पूछे गए, आपको खुद अच्छा लगेगा। जब बहुत सारे सवाल करोगे, अभी तो काफी 4-5 महीने हैं एग्जाम में, तो मैं चाहता हूँ हर एक कॉन्सेप्ट आपको रट जाए दोस्त।
ये सवाल देखेंगे फटाफट से। ₹12,000 को 2 भागों में विभाजित किया गया है ताकि 3 साल के पहले भाग पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4.5 वर्षों के लिए 16% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो सके। तो पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात क्या है, ये पूछ रहे हैं। आदित्य भाई, तब तक सिलेबस आया नहीं था, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था और सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तब उस हिसाब से पढ़ा रहा था। अब दूसरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाऊंगा, अब गणित पे कितना फोकस करना है उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो प्लीज डोंट कंपेयर, कोई फायदा नहीं है, कंपैरिजन ही गलत है। उस टाइम गणित के मेंस में 100 सवाल आते थे जब आपने पढ़ा था, अब गणित के 30 सवाल आएंगे, और आपने देखे भी कैसे आए मेंस में सवाल 30। देखो, कहीं कुछ ज्यादा होगा, कहीं कुछ कम होगा, बट जो होगा वो बहुत बेहतर होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा, इतना समझ लीजिए बस। देखिए, ₹12,000 को 2 भागों में विभाजित किया ताकि 3 साल के पहले भाग पर 12% की दर से और दूसरे भाग पर इतने के लिए साधारण ब्याज बराबर हो सके। तो हमने पढ़ाया भी आपको कि P1 और P2 का अनुपात क्या होता है भाई, 1/R1T1 यानी 3 गुणा 12, 1/R2T2 4.5 गुणा 16, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4.5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये 2 बार, तो 2 इधर आ जाएगा, ये आ गया 1:1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2:1, जिसको क्या लिख सकता हूँ 2:1। कोई डाउट है तो बताओ। अब जैसे क्या है, यहाँ तो साधारण ब्याज बराबर हो गई, अब साधारण ब्याज अगर बराबर नहीं है, आप समझिए बात को, साधारण ब्याज अगर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे, तब कैसे सवाल होगा। तो एक सवाल देखिए जहां साधारण ब्याज बराबर नहीं है, ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया है। कल सीरियसली एग्जाम है सीएचएसएल का, परसों है, कल छुट्टी है, एक बार बताएगा कोई, कल सीएचएसएल का एग्जाम है या छुट्टी है कल। देखो, अब मैं ये कह रहा था, जैसे इन्होंने कहा है ना कि दूसरे भाग पर, पहले भाग पर साधारण ब्याज की दर से दूसरे भाग पर इतने की दर से साधारण ब्याज का दुगुना है, दूसरे भाग पर ब्याज का दुगुना है। जैसे आप एक बार तो 5 चौक 20 और 1 21/5 वर्ष के लिए दे रहे हो, ठीक है, किस रेट से, 6 18 और 2 20/3% की दर से दे रहे हो, ठीक है। दूसरा आप दे रहे हो 4% की दर से, और 4 दूनी 8 और 3 11/4 की दर से, और आपने ये भी बोला हुआ है, आपने ये भी बोला हुआ है कि पहले भाग का जो ब्याज है वो दूसरे भाग का दुगुना है, यानी ये कह सकते हैं कि भाई इस पे ब्याज 1 है तो पहले भाग पे 2 है।
मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये चाहता हूं, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि दोनों ब्याज बराबर हो जाएं, तो आप कहेंगे दूसरे वाले ब्याज को दुगना होना पड़ेगा। दूसरा वाला ब्याज अगर दुगना हो जाए, क्योंकि देखिए ब्याज इक्वल होने से क्या है, एस आई इक्वल होने से हमें क्या फायदा है, हमें फायदा ये है कि P1 और P2 का जो अनुपात है वो आ जाएगा जी R2T2 रेशियो R1T1, ये आ जाएगा ब्याज इक्वल होने से, ये हमें पता है। तो मैं बस, और इन्होंने तो सवाल में हमसे और P2 रेशियो P1 पूछा है, यानी तब तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जी R1T1 और R2T2 आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब ब्याज इक्वल हो। अब ब्याज इक्वल नहीं है, पहले वाले भाग वाली डबल है इसकी, तो मैंने कहा अगर मैं इसकी रेट को डबल कर दूं तो फिर ब्याज इक्वल हो जाएगी। नाउ एसआई इक्वल, बोलो मानते हो? आपने ये कहा था कि आप अगर दूसरे वाली ब्याज को डबल कर दो तो ब्याज इक्वल हो जाएगी, और कोई भी ब्याज डबल कैसे हो सकती है, अगर मैं उसकी रेट को डबल कर दूं। अगर मैं उसकी रेट को डबल कर दूं तो ब्याज डबल हो सकती है। बोलो भाई, अगर रेट को डबल कर दूं तो ब्याज डबल हो सकती है कि नहीं, बताओ? तो आप कहेंगे हाँ जी हो सकती है डबल। ठीक है, तो अब बस कुछ बचा ही नहीं सवाल के अंदर। R1 कितनी है, 21/5, 20/3। R2 कितनी है, 8%, और ये 11/4। 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 रेशियो 11। उत्तर आ गया P2 रेशियो P1। क्या सबका उत्तर आ रहा था सी? सुजीत कुमार मोहंती, कभी तो कोई सही उत्तर बता दो भाई। सुजीत कुमार मोहंती, कभी तो कोई सही उत्तर बता दो बेटा, या कभी नहीं बताओगे? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि पहले भाग पर ब्याज दूसरे का दुगना था, तो मैंने यही कहा कि अगर मैं दूसरे वाले ब्याज को डबल कर दूं तो दोनों ब्याज बराबर हो जाएंगे, और जब ब्याज बराबर हो जाते हैं तब P1 P2 का रेशियो R2T2 रेशियो R1T1 हो जाएगा। याद करो मैंने ये लिखाया था ना, मैंने कहा था पहले कि इसका रेशियो 1/R1T1 1/R2T2 था, फिर मैंने कहा ये तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि दो ही हैं, तो ये R2T2 रेशियो R1T1 आ गया था। भूल कैसे जाते हो इतनी जल्दी? एक ही बात है। मनीष कह रहा है कि मैंने पहले वाली रेट को हाफ कर दिया था, बात एक ही है, कुछ अलग अंतर नहीं आएगा। पहले वाली रेट को हाफ कर दो या दूसरे वाली को डबल कर दो, बात एक ही है। चलिए एक और सवाल पूछता हूँ ऐसा ही। कई सवाल अभी आपको करने हैं, एक और ये सवाल देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। दिल का दरिया बह ही गया राहों में
तुम खो गए, मुश्किल से मैं संभला था यार। देखिए, 50,250 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए 8 सही 1/3% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5 सही 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो दोनों भागों के लिए बीच अंतर बताना है क्या होगा। देखो, मैं कह रहा हूं 5/2 गुना है, यानी पहले भाग पर ब्याज दूसरे भाग पर ब्याज का 2.5 गुना है, 2.5 गुना। समझ रहे? तो बस हमने ये कह दिया कि अगर हम इसको 5/2 गुना कर लें तो बात बन जाएगी, इसको 2.5 गुना कर लें 20% आ जाएगा। अब नाउ ब्याज इक्वल हो जाएगी, नाउ SI इक्वल, अब ब्याज इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी, ब्याज इक्वल। अब अगर ब्याज इक्वल हो गई तो P1 और P2 का रेशियो कितना होगा, R2T2। तो R2 कितना है, लिख भी देता हूं, R2T2 रेशियो R1T1। ठीक है, तो R2T2 कितना है भाई, 5 चौक 20 और 1 21/4 गुणा 20 अनुपात R1T1 कितना है 15/2, 8 तिया 24 और 1 25/3, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, 2 से इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 42/25। अब सवाल में पता है क्या पूछ रहा है, इसका अंतर पूछ रहा है दोनों का, जिसकी वैल्यू 17 है, 17 की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल 67 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 50 250। अगर 67 की वैल्यू 50 250 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। हमें 17 की निकालनी है, 0 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8 13 17 में 7 119 और 8 119 और 8 127, 12,750 आंसर आ रहा है। क्या सबका आ रहा था किसी का, क्या 12,750 आ रहा था सबका? सर यहाँ रेट ही में चेंज क्यों करते हैं, समझना। कोई बात, आप पागल हो, आप बहुत बड़े पागल हो, कितने बड़े हो मुझे खुद नहीं पता। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है कि SI R और T दोनों पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको 2.5 गुना नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप रेट को 2.5 गुना कर दो, आप रेट को कर दो, दोनों में से कोई कर दो। मैं रेट को कर रहा हूं, आप टाइम को कर दो। मैं रेट को कर रहा हूं, आप टाइम को कर दो, दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा, तभी ब्याज बराबर हो पाएगी। दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा तभी ब्याज बराबर हो पाएगी। अब इस टाइप पे इससे ज्यादा सवाल कराने की ना मेरी हिम्मत है ना कोई फायदा मिलेगा, इतना बता दो बस। शुभंकर दास, अब अगर ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे, क्लियर बता दो भाई। शुभम ठेकेदार कह रहे हैं मेरा 20 को एग्जाम है, मैं ठेकेदारी करता हूँ। शुभम तुम्हारी ठेकेदारी तोड़ दूंगा, ऐसी जगह अटैक होगा। एक इजाजत दो तो मेंस का एक और सवाल पूछा जाए। चलो भाई देखो आगे। जल्दी।
देखो, ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा इतने पर निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि के बराबर है, यानी कि अमाउंट इक्वल है। अमाउंट इक्वल है। अब जब अमाउंट इक्वल होता है तो हम जानते हैं कि P1 P2 का रेशियो क्या होगा। P1 P2 का रेशियो 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2, ये होगा 1/100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2। ठीक है, क्लियर है। अब कितना आ गया जी, इसको क्रॉस और कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको याद भी ऐसा ही होना चाहिए, 100 प्लस R2 T2। R2 T2 कितना है भाई, 8 गुणा 5 और 100 प्लस R1 T1 कितना है 10 गुणा 3, तो 8 पंजे 40 यानी 140 रेशियो 130, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 14 रेशियो 13 आ गया। अब सवाल में पता है क्या दिया है, सवाल में 14 की वैल्यू दे रखी है, पहले वाले की 9700 है, 9100। मैंने क्या किया, 14 की वैल्यू 9100 है तो यहाँ से 7 से भाग करके 2 की निकाल दी, कितनी होगी, या 14 की निकाल दी, 14 से पूरा कट जाएगा। 14 एकम 14 पंजे 70। कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये 13 की होगी, जबकि ऐसा नहीं है, पहली वाली वैल्यू है 14 की होगी। 13 पंजे 70, 13 से 6 बार कट जाता, 13 छक्के 84, बचेगा कितना 7, 13 पंजे 65, एक की वैल्यू 650 आ गई, तो 13 की कितनी होगी 13 गुणा 650। अब आपको पता है कि जो सेकंड वाली राशि है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि उसका 90% बताओ। 90% बोले तो 90/100, 0 से 0 कट गई, 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है, ये उत्तर है, मेंस में आया सवाल। कोई ऐसा बच्चा था जो कर पाया था इस सवाल को, कोई भी ऐसा बच्चा था? कोई ऐसा बच्चा था जो इस सवाल को कर पाया था, मैं पूछना चाहता हूँ। धीरज भाई, धीरज नहीं रख रहे हैं बिल्कुल भी। क्या किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है? हम तो दूर दूर से निकल गए सवाल के, वही तो दिक्कत है आपकी, तो हमेशा दूर दूर से निकल जाते हो आप तो। कल को आपकी पत्नी आ जाएगी, शादी हो जाएगी, आप उससे भी दूर दूर से निकल जाएंगे, आप दूर दूर से निकलेंगे, कोई उसके पास पास से निकलता रहेगा, यही जीवन है। आप दूर दूर से निकलेंगे, कोई पास पास से निकलता रहेगा, देखती रह जाएंगी सखियां आपकी। सर से उतर रहे हैं ये सवाल, पहले सर के ऊपर से जाते थे, अब सर से उतर रहे हैं। वाह, क्या बात है। ये सवाल होमवर्क में लिख लेना, पेपर में आया हुआ ही सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देख लीजिए, घर से करना है, कई सवाल ऐसे करा दिए। अब जो पूछ रहा हूँ वो थोड़ा अलग स्तर का सवाल है, अच्छा सवाल है, अलग लेवल है सवाल का।
सवाल का उत्तर कौन बताएगा? ये कह रहा ₹18,210 is invested in 3 schemes A, B and C for 5 years, 8 years and 4 years respectively. If these 3 schemes give a simple interest of 12%, 10% and 12.5% respectively. After completion of each scheme, a person gets amount in the ratio 3:7:4 from these schemes. Then find the sum of money invested in scheme C. ठीक है भाई, दे देंगे। देखो भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ऐसा सवाल बताया था कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो जो P1 और P2 और P3 का अनुपात है, P1 और P2 और P3 का जो अनुपात है वो A1/100 प्लस R1T1 A2/100 प्लस R2T2 A3/100 प्लस R3T3। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ये मैंने बताया था आपको। अब अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो A1, A2, A3 सब अलग अलग अनुपात में। वहां पे क्या होता था कि A1, A2, A3 इक्वल होते थे तो कट जाते थे, और उस वक्त P1, P2, P3 का अनुपात 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2, 1/100 प्लस R3T3 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या 3/, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 100 प्लस R1T1 यानी कि 5 और 12 60, तो 1/160 आ जाएगा। 3/, 7/ कितना होगा? 8 दाई 80, तो 180 आ जाएगा। 4/, 4 गुणा 12.5 50, 150 आ जाएगा। 4/150 आ जाएगा। 3/160, 7/180, 4/150। तब योजना सी में निवेशित धनराशि क्या थी ये बताना है। ठीक, 0 से 0 कट गई। अब अनुपात निकालना है भाई, टोटल दिया हुआ है, सी का निकालना है। तो मैंने कहा कि एलसीएम ले लेते हैं, कुछ कटपेट तो रहा नहीं है। एलसीएम अगर लें 18 और 15, 90 तो इन दोनों का आ गया। 90 गुणा 16 बहुत गंदा एलसीएम आएगा। 90 गुणा 8 720 आ जाएगा एलसीएम। 16 को भाग करूंगा 720 से, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 35 45 दिया 135, 18 चौक 72, 4 सत्ते 28, 280, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 48 चौका 192,
सी में पूछ रहा है 192 का मल्टीपल होगा, ये बात तो तय हो गई, ये बात तो तय हो गई, और 192 का मल्टीपल बी है, यही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये टोटल कितना है, 5 और 2 7, 8 9 और 8 17 और 3 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 607, 607 की वैल्यू सवाल के अंदर 18210 है। एक की कितनी आ जाएगी, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 370। एक की 370 आ गई, 370 आ रही है, खाली 30 आ रही है कि 30, अरे 607 तिया 1821, तो 30 आ गई एक की, तो इसकी कितनी होगी, 0, 3 दूनी 6, 19 तिया 57, 5760, ये उत्तर। क्या कभी ऐसा सवाल जीवन में आएगा तो कर पाएंगे, कभी ऐसा सवाल जीवन में आएगा तो कर पाएंगे मित्र? क्योंकि अभी तक आपने A1 A2 A3 इक्वल वाले देखे थे, अभी तक आपने नहीं देखा था कि 3 7 4 का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, आज अब एक और टाइप इंपॉर्टेंट खत्म करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले इससे पहले एक सवाल और कर लो, मैं तो कहता हूँ एक सवाल और कर लो, फिर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पे आएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है और ये सबसे होता भी नहीं है, तो एक थोड़ा तगड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन कर पाएंगे। दो सवाल पूछूंगा, एक जैसे आपको पता ही है कि हमेशा दो पूछता है भाई, एक जैसे, ताकि तुम्हारा हिसाब किताब ठीक हो सवालों में। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई, ज्योग्राफी की आज है ही नहीं, कैसे स्टार्ट हो जाएगी, झूठ बुलवा लो, पूछना किसी से। स्टार्ट है रीजनिंग की, कौन पढ़ा रहा है? भाई रीजनिंग की क्लास कैसे स्टार्ट हो गई अचानक से, चल क्या रहा है? मुझे तो बोला गया था कि आप खुलेआम क्लास लो, मेरी 8 बजे होती थी ना क्लास, मेरी 8 बजे होती थी, आज मैंने 6:30 कर ली, तो 8 का स्लॉट तो फ्री हो गया मेरा। भाई तो बताने तो चाहिए ना, रीजनिंग की शेड्यूल नहीं थी तो, कुछ भी हो जा रहा है।
बच्चे करेंगे, शेड्यूल था पहले से। चलो ठीक है, परसों ये एसआई खत्म हो जाएगी। परसों जब एसआई की क्लास होगी, सैटरडे को जब क्लास होगी एसआई की, तो एसआई फिनिश हो जाएगी। लास्ट क्लास होगी एक एसआई की, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, क्लास खत्म हो जाएगी। ये सवाल करके आना, अगली क्लास में यही सवाल पूछूंगा, ठीक है? अगली क्लास में यही सवाल पूछूंगा।